अमेरिका और इजरायल से दुश्मनी मोल लिए बैठा ईरान अब तुर्की से भिड़ने के मूड में दिख रहा है। तुर्की के अखबार डेली सबा ने दो विशेषज्ञों के हवाले से खबर छापी कि ईरान आर्मेनिया के कंधे पर बंदूक चलाकर तुर्की से जंग लड़ने की तैयारी में जुट गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान एक कैंप चला रहा है और वहां आर्मेनिया के लोगों और कुर्द लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहा है। इसलिए बिल्कुल हो सकता है कि ईरान की किसी और देश से लड़ाई हो या ना हो, ईरान वर्सेस तुर्की जरूर हो सकता है। इसकी वजह यह है कि तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकी मानता है। उनके नाम से ही तुर्की का दिमाग गर्म हो जाता है। और तुर्की के अखबार डेली सबा ने दावा किया कि ईरान तुर्की के उन्हीं दुश्मनों यानी कुर्द लड़ाकों को आर्मेनिया के लोगों के साथ ट्रेनिंग दे रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रेनिंग कैंप चलाने का जिम्मा ईरान ने अपने करीब 4000 लड़ाकों को दिया है। ये वो लड़ाके हैं जो अब तक सीरिया में जंग लड़ रहे थे, लेकिन पिछले महीने सीरिया में भूकंप आने के बाद वहां जंग ठंडी पड़ गई और ईरान के लड़ाके खाली थे। इसलिए ईरान ने उन्हें ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया। यही वजह है कि ईरान के एक्शन ने तुर्की को आग बबूला कर दिया, क्योंकि सीरिया की लड़ाई में तुर्की और ईरान एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। सीरिया में ईरान बशर अल असद की सरकार के साथ खड़ा है और तुर्की सीरिया की सरकार के खिलाफ खड़े विद्रोहियों के साथ है। तुर्की और ईरान भले ही मुस्लिम देश हैं, लेकिन दोनों की कुछ खास नहीं बनती। दोनों के रिश्ते ठंडे हैं, मगर दोनों एक दूसरे से सीधे भिड़ते भी नहीं। बस दोनों के बीच तू बड़ा या मैं बड़ा की पावर पॉलिटिक्स चलती रहती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान ने तुर्की को अपना दम दिखाने का मूड बना लिया है, क्योंकि डेली सबा अखबार की खबर में तीसरा अहम दावा यह किया गया कि ईरान अपना यह ट्रेनिंग कैंप नगोर्नो कराबाख इलाके में चला रहा है। और नगोर्नो कराबाख एक विवादित इलाका है। उसके लिए आर्मेनिया और अजरबैजान 30 साल से एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। दोनों के बीच 2020 में हुई जंग की तस्वीरें तो पूरी दुनिया के जहन में ताजा हैं। नगोर्नो कराबाख अजरबैजान की सीमा के अंदर आता है, लेकिन वहां आर्मेनियाई मूल के लोग बहुसंख्यक हैं और उनके साथ आर्मेनिया की सरकार खड़ी है। बात यह है कि ईरान, आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों का पड़ोसी है, लेकिन इस जंग में वो आर्मेनिया के साथ है। वहीं अजरबैजान के सिर पर तुर्की का हाथ है, यानी एक तरफ है ईरान और आर्मेनिया और दूसरी तरफ है तुर्की और अजरबैजान। इधर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में हुए दंगों के मामले में 9 आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने सभी दोषियों को अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा माना, जिसका मकसद दूसरे समुदाय के लोगों की संपत्तियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का था, जिसके लिए इन लोगों ने लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ की थी। इन दोषियों की पहचान सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और गवाहों की मदद से की गई थी। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक और हमले ने साफ कर दिया कि वहां के हालात पाकिस्तान के काबू से बाहर जा चुके हैं। बलूचिस्तान में हो रहे ताबड़तोड़ हमलों की वजह से पाकिस्तान की सरकार ने पिछले हफ्ते एक बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने वहां के विद्रोही संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन सरकार की इस कोशिश का भी कोई असर नहीं हुआ। इस बार बलूचिस्तान में आतंकियों ने एक गाड़ी को आईईडी लगाकर उड़ा दिया। ये धमाका बलूचिस्तान के खुजदार शहर में हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये कोई पहला धमाका नहीं है, बल्कि पिछले महीने भी विद्रोहियों ने एक बड़ा हमला किया था। बलूचिस्तान के विद्रोही संगठनों को पाकिस्तान की सरकार आतंकी मानती है। ये संगठन पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी की मांग करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन संगठनों ने पाकिस्तान की सरकार को घुटनों पर ला दिया और सरकार बुरी तरह फंसी हुई दिख रही है। पहले तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज और पुलिस पर ही हमले होते थे, लेकिन अब वहां के शहरों में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर भी धमाके होने लगे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह फंस चुकी है। बलूचिस्तान प्रांत के मुख्यमंत्री ने सारे विद्रोही संगठनों को बातचीत के लिए भी बुलाया था, लेकिन कोई भी संगठन सरकार से बातचीत के लिए आगे नहीं आया, बल्कि खुजदार में हुए इस हमले के जरिए सरकार को सीधा जवाब दे दिया गया। माना जा रहा है कि बलूचिस्तान के लोगों के निशाने पर अब ना तो पाकिस्तान की सेना है और न ही वहाँ लगने वाले चीन के प्रोजेक्ट, बल्कि वहाँ के संगठन अब केवल एक सूत्री कार्यक्रम पर चल रहे हैं और उनका मकसद है बलूचिस्तान की आजादी। यही वजह है कि बलूचिस्तान की आजादी अब करीब दिखने लगी है। इधर चंडीगढ़ पुलिस ने बम्बिहा गैंग के 4 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि पंजाबी गायक बब्बू मान और मनकीरत औलख बम्बिहा गैंग के निशाने पर हैं, जिसके लिए उन दोनों की रेकी भी की गई। पकड़े गए बम्बिहा गैंग के गुर्गों ने बताया कि पंजाबी गायक बब्बू मान और मनकीरत औलख की हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की डिलीवरी जम्मू कश्मीर में होने वाली थी। इस बीच रूस की सेना के पूर्व अधिकारी येवगेनी बुजिंस्की ने दावा किया कि अगर नेटो ने यूक्रेन में कदम रखा तो पुतिन ऐसी परमाणु मिसाइल छोड़ेंगे जो समंदर में सुनामी ला देगी, जिसे देखते ही देखते पूरा ब्रिटेन डूब जाएगा और दुनिया से ब्रिटेन का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि रूस की पनडुब्बियां समंदर में ऐसी परमाणु मिसाइलें छोड़ेंगी जिससे समंदर में सुनामी आ जाएगी और इतनी ऊंची लहरें उठेंगी कि ब्रिटेन के 1-2 शहर नहीं बल्कि पूरा का पूरा ब्रिटेन समंदर में समा जाएगा और दुनिया के नक्शे से नेटो के एक बड़े देश का नाम मिट जाएगा। ये दावा रूस की सेना के पूर्व अधिकारी येवगेनी बुजिंस्की ने किया। принят на вооружение Циркон, который, я думаю, вот-вот будет применен в ходе ведения боевых действий. रूस की सेना के पूर्व अधिकारी बुजिंस्की को वॉइस ऑफ पुतिन भी कहा जाता है।
जिसका मतलब यह हुआ कि बुजेंस्की की जुबान से निकली बात को उसी गंभीरता से लेना चाहिए जितनी गंभीरता से पुतिन की बात को लिया जाता है। यही वजह रही कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में नेटो को खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी और डंके की चोट पर बोल दिया कि अगर नेटो यूक्रेन में घुसा तो उसकी भरपाई ब्रिटेन को करनी होगी, वो भी अपना अस्तित्व खत्म करके, क्योंकि इस बार रूस अपनी पोसाइडन मिसाइलों का इस्तेमाल करने वाला है। ये मिसाइलें पानी के अंदर जाते ही इतनी खतरनाक हो जाती हैं कि दुश्मन का बचना मुश्किल हो जाए। बुजेंस्की ने इसी वजह से अपने इंटरव्यू में एक बार नहीं बल्कि बार बार सुनामी शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका कहना है कि पोसाइडन मिसाइलों से समंदर में सुनामी आ सकती है। उन्होंने नेटो को चेतावनी दी कि यूक्रेन में नेटो की सेना के कदम पड़ते ही रूस की परमाणु पनडुब्बियां सक्रिय हो जाएंगी और समंदर के अंदर ब्रिटेन के नजदीक पहुंच जाएंगी, जहां पनडुब्बी से पानी के अंदर पोसाइडन मिसाइल दागी जाएगी। इन मिसाइलों में 100 मेगाटन विस्फोटक होता है और मिसाइल के फटते ही ये विस्फोटक समंदर में हलचल पैदा कर देगा और सुनामी आ जाएगी, जिसकी वजह से समंदर में 1000 फीट ऊंची लहरें उठेंगी और पूरे के पूरे ब्रिटेन को डुबो देंगी। और नेटो को यूक्रेन में कदम रखने की सबसे बड़ी सजा मिल जाएगी। रूस की सेना के इस पूर्व अधिकारी ने बड़ी ही बारीकी से रूस के इस खतरनाक हथियार का ब्यौरा दिया। यही नहीं, उन्होंने सरमात मिसाइलों से भी नेटो को डराया और बयान दिया कि अकेले सरमात ही नेटो का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए काफी है, क्योंकि ये रूस की सबसे बड़ी परमाणु मिसाइल है और अकेले ब्रिटेन को बर्बाद करने का दम रखती है। यानी रूस ने तय कर लिया है कि वो सीधा अमेरिका पर हमला नहीं करेगा बल्कि उसके दाहिने हाथ को काटेगा, यानी ब्रिटेन को सबक सिखाएगा, क्योंकि ब्रिटेन वो देश है जो यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका की राह को आसान करने के लिए रूस को परेशान कर रहा है। क्योंकि कभी खबर आई कि ब्रिटेन का जासूसी विमान रूस पहुंचा था, तो कभी खबर आई कि ब्रिटेन ने कर्च ब्रिज उड़ाने में यूक्रेन की मदद की थी। इधर एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भी न्योता भेज दिया। भारत में एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस साल अप्रैल में होनी है, जिसके लिए बाकी सदस्य देशों समेत पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी न्योता भेजा गया। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है कि ख्वाजा आसिफ ने भारत का न्योता स्वीकार किया। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 8 देशों का संगठन है, जिसमें भारत के अलावा चीन और रूस जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। उधर ताइवान ने अपने देश में कई घातक ड्रोन बनाकर चीन की टेंशन बढ़ा दी। ताइवान का आरोप है कि चीन अक्सर अपने लड़ाकू विमानों के जरिए उसे डराने की कोशिश करता है और इसी का जवाब देने के लिए उसने कई घातक ड्रोन तैयार कर लिए, जिसकी पहली झलक वहां के चुंगशान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दुनिया के सामने रखी। ताइवान का दावा है कि उसने एंटी रेडिएशन ड्रोन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली, यानी ऐसा ड्रोन जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर उसे तबाह भी कर सकता है। ताइवान ने एल्बाट्रॉस 2 नाम के इस ड्रोन को चीन की घुसपैठ पर नजर रखने के लिए तैयार किया है। ताइवान का ये घातक ड्रोन हवा में 16 घंटे तक बिना रुके निगरानी कर सकता है, जिससे करीब 300 किलोमीटर के दायरे में मौजूद दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा ये जीपीएस तकनीक से लैस है। साथ ही इसमें लगा शक्तिशाली कैमरा दुश्मन के ठिकानों की छोटी से छोटी जानकारी मुहैया कराने की ताकत भी रखता है। मतलब अगर ये ड्रोन सीमा की निगरानी में तैनात हो तो इससे बचकर चीनी लड़ाकू विमानों का ताइवान में घुसना नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि ताइवान की सेना ने अभी तक इन्हें अपनी फौज में शामिल करने का ऐलान नहीं किया है, पर ऐसा माना जा रहा है कि वो जल्द ही इन्हें चीन से लगने वाली सीमा की तरफ तैनात कर देगी। इसके अलावा उसने एक कम वजन का ड्रोन भी तैयार किया है, जो हवा में 15 मिनट तक उड़ान भरते हुए करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। वहीं ये साइज में इतना छोटा है कि एक बैग में समा सकता है। ताइवान का दावा तो ये भी है कि वो जल्द ही ईरान के शाहिद 136 की तरह आत्मघाती ड्रोन भी बना लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने यूक्रेन में जारी जंग में शाहिद 136 की मदद से जबरदस्त तबाही मचाई और चीन को जवाब देने के लिए ताइवान भी ड्रोन का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, ताकि उसकी एयर स्पेस में आए दिन घुसने वाले चीनी लड़ाकू विमानों को हवा में ही बर्बाद किया जा सके। इस बीच ताइवान के मुद्दे पर मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरस ने अमेरिका को जोरदार झटका दिया, क्योंकि वहां की राष्ट्रपति चाहती हैं कि हॉन्डुरस चीन के संग राजनयिक संबंध स्थापित करे। यह दावा अल जजीरा की रिपोर्ट में किया गया और दावा किया कि मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरस की राष्ट्रपति चीन के संग रिश्ते बेहतर करना चाहती हैं, जिसके लिए उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि हॉन्डुरस के विदेश मंत्री चीन से बातचीत शुरू करने वाले हैं। हालांकि हॉन्डुरस ने कहीं भी ताइवान का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर उसके और चीन के बीच राजनयिक संबंध बने तो ताइवान से उसका रिश्ता अपने आप टूट जाएगा और ऐसा चीन की वन चाइना पॉलिसी की वजह से होगा।